आदाब मुनसिफ न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नीतीश कुमार अपनी कानून साज कौंसिल की रुकनियत से दिया इस्तीफा। 13 अप्रैल के बाद वजीर आला के ओहदे से भी हो जाएंगे दस्तबरदार। बीजेपी के वफद ने इलेक्शन कमीशन से की मुलाकात। मगरबी बंगाल में शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने का मुतालबा। डीएमके के सदर स्टालिन ने आज दाखिल किया पर्चे नामजदगी। स्टालिन कोलत्रा असेंबली हलके से इंतखाबी मैदान में। बेंगलुरु में कर्ज के बोझ से तंग आकर एक ही खानदान के 4 अफराद ने की खुदकुशी की कोशिश। 2 अफराद की मौत, 2 की हालत नाजुक। कुवैत में ईरानी हमलों के दौरान एक भारतीय शहरी की हलाकत। मगरबी एशिया में जारी तनाजे में जाँ बहक होने वाले भारतीयों की तादाद बढ़कर हुई 8। ईरान का खौंद अब हेवी वाटर प्लांट इसराइली फिजाई हमले में शदीद तौर पर मुतासिर। IAEA ने कहा कि प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने अपनी कानून साज कौंसिल की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा बिहार कानून साज कौंसिल के चेयरमैन अवधेश नारायण सिंह को पेश कर दिया है। तवक्को है कि वो 13 अप्रैल के बाद वजीर आला के ओहदे से भी दस्तबरदार हो जाएंगे। नीतीश कुमार, जो पहले बिहार कानून साज कौंसिल के रुकन थे, उन्होंने 16 मार्च को हुए राज्यसभा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की थी। क़वायद के मुताबिक नीतीश कुमार को पार्लियामेंट में मुंतखब होने के 14 दिनों के अंदर रियासती मुक़न्नना से इस्तीफा देना जरूरी था। उनके इस्तीफे का बाकायदा ऐलान जल्द किया जाएगा। नीतीश कुमार के इस इक़दाम से उनके लिए वज़ीर आला के ओहदे से मुस्तफ़ी होने का रास्ता साफ हो गया है। वो किसी भी वक्त इस्तीफा दे सकते हैं। सुबह मैं शिष्टाचार मुलाकात में गया था माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ, तो वहाँ पर उन्होंने हमसे ये किया और इस्तीफा दिया है। इस्तीफा दिया, कागज़ लेके आए, अब उसकी प्रक्रिया हो रही है। प्रक्रिया हो ही गई है और जाएगा, अब सीट खाली घोषित किया जाएगा। तो यही आज का डेवलपमेंट है। और बड़ा ही अब हम लोग का चूँकि बहुत दिनों से बड़ा ही अच्छा संबंध रहा है और इसको हम लोग निभाते आ रहे हैं। तो उनके जाने से तो सब पूरा बिहार दुखी है, सबको तकलीफ है कि भाई इतने बढ़िया मुख्यमंत्री, इतने विकासशील मुख्यमंत्री, इतने सबको लेकर के चलने वाले मुख्यमंत्री और हम लोग के बीच में से जा रहे हैं, केंद्र में जा रहे हैं। हमने तो कहा है कि एक बार जब मुख्यमंत्री जी राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए तो ये तो संवैधानिक अनिवार्यता थी कि आज तक उनको विधान परिषद की सदस्यता छोड़नी। तो उस क्रम में उन्होंने आज अपना त्याग पत्र यहाँ पर भेजा और हम लोग सभापति से मिलने आए थे। उन्होंने सूचना दी है कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी के परिषद की सदस्यता से जो उन्होंने त्याग पत्र दिया था उसको स्वीकार कर लिया। ये सूचना उन्होंने दी। देखिए, मिस करने की जहाँ तक बात है, ये तो समझिए कि बिहार के राजनीति या यहाँ की सरकार के उनका जाना एक तरह से अपूरणीय क्षति। लेकिन चूंकि स्वयं का उनका फैसला था, बिहार में मेरी बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो दिन रात के उनके सहयोगी रहे। शायद ही बिहार का कोई आदमी है जो चाहता होगा कि वो बिहार से चले जाए। कुवैत में ईरानी हमलों के दौरान एक भारतीय शहरी की हलाकत की खबर सामने आई है, जिसके बाद मगरबी एशिया में जारी तनाज़े में जाँ बहक होने वाले भारतीयों की तादाद बढ़कर 8 हो गई है। भारतीय सिफारत खाने ने वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए मुकामी हुकाम के साथ राबते में होने की बात कही। हमला बिजली और पानी के एक और प्लांट पर हुआ, ताहम हुकाम के मुताबिक मुल्क में बिजली और पानी की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी रहे।
लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के दौरान एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां इंडोनेशिया के एक अमन फौजी एहलकार की हलाकत जबकि 3 दीगर के जख्मी होने की तस्दीक की गई है। ये वाक़या इसराइली हमलों के दौरान पेश आया, जिसकी इंडोनेशिया ने शदीद मजम्मत करते हुए शफ़ाफ तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। हुकाम ने कहा कि अमन दस्तों की सलामती हर हाल में यकीनी बनाई जानी चाहिए, जबकि मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान एक बार फिर जंग के फैलने के खदशात बढ़ गए हैं। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी के दरमियान इसराइल के ईरान पर हमले जारी हैं। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक ईरान के खोंदाब हेवी वाटर प्लांट इसराइली फ़िज़ाई हमले में शदीद तौर पर मुतासिर हुआ है। बैनुल-अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी ने तस्दीक की है कि प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा और वो अब काबिल इस्तेमाल नहीं रहा, जिससे खित्ते में मज़ीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। लेबनान में इसराइली हमलों के तेज होने के साथ ही हलाकतों की तादाद बढ़कर 1238 तक पहुंच गई है, जबकि हजारों अफराद जख्मी और लाखों बेघर हो चुके हैं। जनूबी लेबनान में ज़मीनी कार्रवाइयों के दायरे को वसी किया जा रहा है, जिससे कशीदगी मजीद बढ़ गई है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह की जानिब से भी जवाबी हमले जारी हैं, जिसके बायस पूरा खित्ता एक बार फिर शदीद तनाव की लपेट में आ गया है। मगरबी बंगाल में इंतखाबी गहमा गहमी के दरमियान मरकजी वजीर किरण रिजिजू ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि बीजेपी के वफद ने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करके शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस पर गुंडागर्दी के इल्जाम आयद करते हुए एक अर्जदाश्त भी जमा कराई गई है। इन्होंने कहा है कि इस वक्त ममता बनर्जी बौखलाहट का शिकार है। हम सब इलेक्शन कमीशन को एक पिटीशन देने आए हैं। ये बहुत ही गंभीर पिटीशन, बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय लेके आए हैं। अभी जो चुनाव हो रहे हैं 5 राज्यों में, उसमें से सबसे विशेषकर पश्चिम बंगाल में चुनाव को पूरा हाईजैक करने के लिए, लोकतंत्र को पूरा कब्जा करके, लोगों को अपना मत देने का अधिकार को वंचित रख करके, डरा धमका करके पश्चिम बंगाल में जो तबाही मचा रखा है, वहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो हालात बना के रखा है, उसको लेकर के गंभीर चर्चा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ हम लोगों ने बैठक की। इलेक्शन कमीशन पूरे टीम अधिकारियों के साथ हम लोगों का एक एक पॉइंट को सुना और हमने एक एक पॉइंट बारीकी से बताया कि मुख्यमंत्री खुद किस तरीके से वहाँ के वोटरों को घर घर तक धमकी दे करके कि जो बीजेपी को वोट देगा उसको नहीं छोड़ा जाएगा, और तृणमूल कांग्रेस का पूरा कार्यकर्ता, पूरा मंत्री, उनका पूरा टीम किस तरीके से पूरा इलेक्शन प्रोसेस को हाईजैक किया। पश्चिम बंगाल में जितना अधिकारी है, वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के नीचे स्तर का पूरा को तृणमूल का कांग्रेस वर्कर टाइप बना करके जो हाईजैक किया गया है, उसका चिंता व्यक्त करते हुए हमने डिटेल में कब कब ममता बनर्जी ने लोगों को धमकी दिया और उनके अधिकारियों को किस तरीके से धमकी कराया गया और लोगों को कैसे करके घर में अंदर जाकर के धराया गया है, धमकाया गया है, पूरा हम लोग विवरण हम लोग ने पिटीशन में लिखा है। और साथ साथ में इलेक्शन कमीशन को हम लोग ने दरखास्त किया है कि चुनाव फ्री। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने आज लोकसभा में बैंक खातों तक गैर मजाज रसाई की वजह से सारिफीन को होने वाले नुकसानात से मुतालिक सवालात के जवाबात दिए। मरकजी वजीर ने कहा कि हुकूमत सारिफीन को नुकसानात से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। इन्होंने इस सिलसिले में लोकसभा अरकान को तफसीलात से वाकिफ कराया। There are several frameworks which banks will have to follow when it comes to the question of customers' data. The data privacy under KYC framework, where the RBI has issued master directions and the instructions on customers' secrecy of information and sharing of information. So banks are required to maintain secrecy regarding the customer information that arises out of contractual relationships or that is between the bank
and the customer. There is also an obligation of fidelity and secrecy. Each bank has to comply with it. There are at least mainly 5 different acts under which regulated entities such as the banks and data gathering aggregators will have to comply. State Bank of India Act, Banking Companies Act, Regional Rural Banks Act, Credit Information and Companies Act, and Public Financial Institutions Act. And lastly, sir, the digital lending guidelines which the RBI has issued on guidelines for digital lending are also those where data is collected on need base and data is shared where required. शिवसेना यूबीटी के राज्यसभा एमपी संजय राउत ने कहा कि मगरबी बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ठीक कहती हैं कि बीजेपी की हिमायत याफ्ता ग्रुप मछली और अंडे खाने वालों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। संजय राउत ने कहा कि मुंबई में भी ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी ऐसा बोल रही हैं तो वो ठीक कहती हैं। ये तो है, मुंबई में हम लोग ये अनुभव ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक तो वर्ग है वो मुंबई और महाराष्ट्र में मछली अंडा खाने वाले के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हैं। तो अगर ममता जी बोल रही है तो ये सही है। ये तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर और डीएमके के सदस्य स्टालिन ने आज असेंबली इंतखाबात के लिए अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया है। स्टालिन ने कोलथोरा असेंबली हलके से अपना पर्चे नामजदगी दाखिल किया। इस तरह वो रियासती असेंबली इंतखाबात के लिए बाकायदा तौर पर इंतखाबी मैदान में दाखिल हो गए। सीनियर लीडरों और पार्टी कारकुनों के साथ स्टालिन चेन्नई के नामजद इंतखाबी दफ्तर में सख्त सिक्योरिटी और पुरजोश हुजूम के दरमियान पहुंचे। वाज़ेह है कि स्टालिन 2011 से मुसलसल इस हलके की नुमाइंदगी कर रहे हैं। கொளத்தூர் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய வாக்காளர் பெருமக்கள் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் வேட்பாளராக மதச்சார்பற்ற முற்போக்கு கூட்டணி வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய என்னை அமோகமான வாக்கு வித்தியாசத்தில் நிச்சயமாக வெற்றி பெற வைப்பார்கள் என்று முழு நம்பிக்கையோடு நான் இருக்கிறேன்। तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। टीवी के रहनुमा अधव अर्जुन ने चेन्नई के विलीवाकम हलके में अपना नामजदगी पर्चा दाखिल कर दिया है और इस मौके पर उनके हामियों में जबरदस्त जोश खरोश देखने में आया। अब देखना यह है कि इस हलके में मुकाबला किस कदर दिलचस्प रुख इख्तियार करता है और अवाम किसके हक में फैसला सुनाती है। எல்லா அழைப்புகளும் வந்துச்சு। உங்களுக்கு இன்னும் நன்றியை தெரிவித்து இங்க இருக்கக்கூடிய வில்லிவாக்கம் தொகுதியில கடந்த 10 வருஷத்துக்கு மேல யார் யாரெல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டாங்களோ, முக்கியமா திமுக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு வில்லிவாக்கம் தொகுதியில ஒரு எம்எல்ஏ ஆபீஸ் கூட கிடையாது। நான் முத நாள் இங்க ஒரு 6 மாசமா இங்க இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை நான் என்னுடைய பயணத்துல பார்க்கும் பொழுது कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और वायनाड के रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने वजीर आजम के इस इल्जाम पर अपना रद्द-ए-अमल दिया कि केरला में एलडीएफ और यूडीएफ में खुफिया इत्तेहाद है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि पूरा केरल जानता है कि सच क्या है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मशरिक़ी वस्ता की सूरत हाल पर हम पार्लियामेंट में बहस चाहते हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क में खासतौर पर एलपीजी को लेकर अवाम बहुत परेशान है। पूछिए पार्लियामेंट आज किसी के मन में सवाल नहीं है। अच्छा बताइए। पूरे केरल को मालूम है कि किसके बीच में गठबंधन है छुपा हुआ, पूरे केरल को मालूम है। तो प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहें, केरल को सच्चाई मालूम है, जनता को सच्चाई मालूम है। दूसरी बात, हम लोग डिबेट मांग रहे हैं वेस्ट एशिया में जो जंग हो रहा है उस पर, क्योंकि पूरा देश संकट में है। आप सब जानते हैं कि आज गैस सिलेंडर की कितनी कीमत हो गई है और मुश्किल और संकट आ रहा है और भी। तो हम लोग डिस्कशन चाहते हैं, तो आशा है कि सरकार डिस्कशन कराएगी। बिहार की सियासत में हलचल के दरमियान आजाद रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि बिहार की आवाम नीतीश कुमार को दिल्ली जाते नहीं देखना चाहते और अगर ऐसा हुआ तो इसका नुकसान जेडीयू और रियासत के लोगों को उठाना पड़ेगा। पप्पू यादव ने यह भी वाज़ेह किया है कि रियासत का वज़ीर आला जेडीयू से होना चाहिए, न कि बीजेपी से, जिससे सियासी बहस मजीद तेज हो गई है। दिल्ली आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये तो आप लोग तय करिए। बिहार की जनता नहीं चाहती है कि नीतीश कुमार दिल्ली जाए। इसका सीधा घाटा जनता दल यू को भी पड़ेगा, बिहार की जनता भी भुगतभोगी हो जाएंगी और बीजेपी को तो पूरा असर पड़ेगा।
कौन लोग हैं जो जबरदस्ती नीतीश कुमार जी को इस तरह के हालात पैदा किए हैं। अब नीतीश कुमार जी मूल्यों और ऊंचे आदर्श के लिए जाने जाते हैं। कर्पूरी जी, गांधी, जेपी के आदर्श पर चलते हैं। वो तो निर्णय ले लिए, लेकिन इसका असर बिहार में बहुत गलत होगा और बिहार की जनता चाहती है कि नीतीश कुमार जी रहें, बीजेपी के हाथ में कुछ भी ना जाए। और यदि नीतीश कुमार जी ने निर्णय ले ही लिया है या जिस भी हालात के कारण, तो उसमें जनता दल यू का कोई मुख्यमंत्री हो। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने आज महकमे सेहत के साथ जायजा मीटिंग की है। इस जायजा मीटिंग में कई आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में खासतौर पर सेहत के शोबे पर खास तवज्जो दें और आवाम को हर मुमकिन राहत पहुंचाएं। इन्होंने कहा कि हुकूमत अवामी सेहत को अव्वलीन तरजीह दे रही है, इसीलिए वो इस सिलसिले में किसी भी लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकारी स्कूल्स में बेहतरी, तालीमी बजट में इजाफा, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट्स और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के इक़दामात, असातिज़ा की तरबियत और तुलबा के लिए कारोबारी प्रोग्राम पर रोशनी डाली है। भगवंत मान ने कहा है कि आम आदमी पार्टी की हुकूमत खासतौर पर तालीमी शोबे को हमेशा से ही तरजीह देते आई है, जिसकी वजह से इस पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं। ये भी साडा जिहड़ा एक मोटिव है, नारा है कि असीं साडे पंजाब दे नौजवानों नूं, मुंडे कुड़ियां नूं नौकरियां मंगण वाले नहीं, नौकरियां वंडण वाले बनाउणा है। ये नौकरियां वंडण वाले ने, ये वड्डे होके अपने आइडियाज़ नूं डिवेलप करनगे तां इन्हां कोले लोग काम करया करन। पठानकोट कोल एक स्कूल दा बच्चा मैनूं मिलिया सीगा, उन्हें ई बाइक बनाई है, सिंपल साइकिल नूं उन्हें कमाल दा मतलब आइडिया लैके उन्हें ई बाइक बनाती, क्लच ने, ब्रेक ने ना, ते रेस आउंदी है, ते लाइट लगती है, तो उन्होंने साइकिलों की बहुत बड़ी कंपनी हीरो कंपनी A1 भी अपने को उन्होंने कॉन्टैक्ट किया, पर वो कहना भी नहीं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के गंडावरम गांव में 2 अफराद के कत्ल से सनसनी फैल गई है। पुलिस ने लाशें बरामद करके मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। इब्तदाई तौर पर कत्ल की वजूहात वाज़ेह नहीं हो सकी हैं, ताहम हुक्काम का कहना है कि जल्द ही हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। इलाके में खौफ व हिरास का माहौल है, जबकि पुलिस हर जाविये से जांच में मसरूफ है। ప్రాథమికంగా వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యుల ద్వారా తెలిసింది ఏంటంటే ఈ వెంకటేష్ అనే అబ్బాయికి గతంలో ఆ ఊరికి చెందిన ఒక వివాహితతోటి పరిచయం ఉన్నది అనే దాని మీద అనుమానంతో ఆ అమ్మాయి తాలూకా వ్యక్తి ఒక అతను నిన్న గ్రామంలో అతన్ని అటకాయించి బెదిరించడం జరిగింది. దాని నిమిత్తం వాళ్ళ ఫాదరు అతనితోటి ఈ డిసిజన్ వెంకటేష్ ఫాదరు దయచేసి మా అబ్బాయి జోలికి రావద్దు, అని ఉంటే మేము మాట్లాడతాము, మందలించుకుంటామని చెప్పారు. కానీ పర్యవసానంగానే ఈ హత్య జరిగి ఉండొచ్చు అని చెప్పి ప్రాథమికంగా కుటుంబ సభ్యులు అనుమానిస్తున్నారు. ఇప్పుడే రిపోర్ట్ తీసుకుంటున్నాము. ఈ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తులో మనకి వాస్తవాలు తెలుస్తాయి. कर्नाटक के बेंगलुरु से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां कर्ज के बोझ से तंग आकर एक ही खानदान के 4 अफराद ने खुदकुशी की कोशिश की है। इस अफसोसनाक वाकये में 2 अफराद की मौत हो गई है, जबकि दीगर को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और इस वाकये ने मुआशी दबाव और जहनी परेशानियों में एक बार फिर सवालात खड़े कर दिए हैं। एक शख्स को जो सुबह की सैर के लिए निकला था, पीर को देहरादून में 2 गाड़ियों के दरमियान तसादुम के दौरान पेश आने वाले फायरिंग के वाकये में गोली मारकर हलाक कर दिया गया। यह वाकया जौहरी में सुबह 7 बजे के करीब पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक यह झगड़ा गाड़ियों को ओवरटेक करने के मसले पर हुआ। एक ओहदेदार ने बताया कि इसी दौरान एक गाड़ी में सवार ग्रुप दूसरी गाड़ी पर फायरिंग कर रहा था। जख्मी शख्स को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए शहर भर में नाके लगाए और गाड़ियों की चेकिंग की। इन्होंने मजीद कहा कि हम उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लेंगे और मजीद कार्रवाई की जाएगी। आज प्रातः 7 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना राजपुर पर सूचना प्राप्त हुई कि जौहरी गांव में 2 गाड़ियों को ओवरटेकिंग को लेकर कोई विवाद हुआ है, जिसमें एक गाड़ी के द्वारा आगे वाली गाड़ी पर फायरिंग की जा रही थी। इस फायरिंग के दौरान मॉर्निंग वॉक पर निकले एक व्यक्ति को भी गोली लग गई है
और उनको अस्पताल पहुंचाया गया। अब जानकारी में आया है कि उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है। पुलिस के द्वारा समस्त थाना क्षेत्रों में, देहात में और सिटी में नाकेबंदी कर दी गई है। जो गाड़ी है और जो उसमें व्यक्ति सवार है उनके संबंध में सघन चेकिंग की जा रही है और जल्दी ही पुलिस के द्वारा इनको गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी और आबनाए हरमुज़ में रुकावटों के बायस दुनिया का हर खित्ता LPG सप्लाई से बुरी तरह मुतासिर हुआ है, जबकि हुकूमत हिंद की जानिब से किए गए बरवक्त इक़दामात की वजह से घरेलू सारिफीन के लिए LPG गैस की बिलातातुल सप्लाई को यकीनी बनाया जा रहा है और किसी भी हिस्से से गैस की किल्लत की कोई इतला नहीं है। मुल्क में LPG सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर फ़आल रही। डिलीवरी का निज़ाम भी पहले की तरह जूं का तूं जारी है। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट, आप देखें और हमें दें इजाज़त। आदाब। मार्च के महीने में आलमी सतह पर पैदा होने वाले बहरान के बावजूद हिंदुस्तान में घरेलू LPG सप्लाई मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि मुल्क के किसी भी हिस्से में गैस की किल्लत या ताख़ीर की कोई इत्तला नहीं। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े LPG दरामद कुनिंदे के तौर पर हिंदुस्तान अपनी कुल खपत का तकरीबन 60% दरामदात से पूरा करता है, जबकि बाकी घरेलू रिफाइनिंग से हासिल होता है। आबनाए हरमुज़ हिंदुस्तान की तकरीबन 90% LPG दरामदात के लिए नहायत अहम रास्ता है और यहाँ जारी कशीदगी के बाद गैस की मुमकिना किल्लत के खदशात ज़रूर पैदा हुए, लेकिन हिंदुस्तानी हुकूमत ने फौरी और फैसला कुन इक़दामात करते हुए घरेलू सारुफीन तक गैस की फराहमी को यकीनी बनाया। ज़रूरी अशिया एक्ट के तहत मुतादिद हदफी इक़दामात के ज़रिए मुल्क में LPG सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर फ़आल रही। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर गैस खत्म होने की इत्तला नहीं मिली और डिलीवरी का निज़ाम भी पहले की तरह जारी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 33 करोड़ से ज़ायद घरों को बिला ताअत्तुल गैस फराहम की जा रही है। इस स्कीम के तहत 10 करोड़ 40 लाख सारिफिन को गैस फराहम की जाती है। हुकूमत की अवलीन तरजीह वाज़ेह है कि मुल्क के किसी भी घर के चूल्हे बंद न हों। वज़ीर पेट्रोलियम व कुदरती गैस हरदीप सिंह पुरी ने पार्लियामेंट में कहा कि घरेलू सप्लाई मुकम्मल तौर पर महफूज है और सिलेंडर की बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक का वक्त बदस्तूर 2.5 दिन है। 8 मार्च 2026 को वजारत पेट्रोलियम ने LPG कंट्रोल ऑर्डर जारी किया, जिसके तहत तमाम रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस को LPG की पैदावार बढ़ाने की हिदायत दी गई। प्रोपेन, ब्यूटेन और दीगर अज्जा जो पहले दीगर सनतों में इस्तेमाल होते थे, अब मुकम्मल तौर पर घरेलू गैस के लिए मख्तस कर दिए गए। इस इक़दाम के नतीजे में LPG पैदावार में चंद ही दिनों में 25 से 28% से ज़्यादा इजाफा हुआ। तमाम इजाफी पैदावार बराह रास्त घरेलू सारिफीन तक पहुँचाई जा रही है, जबकि रिफाइनरियाँ मुकम्मल सलाहियत के साथ काम कर रही हैं और निजी कंपनियाँ भी हुकूमत की कोशिशों में शामिल हैं। तमाम इजाफी गैस घरेलू इस्तेमाल के लिए मख्तस की गई है, जबकि अस्पतालों और तालीमी इदारों को भी तरजीही बुनियादों पर सप्लाई की जा रही है। कमर्शियल सारिफीन जैसे होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए एक कमेटी तश्कील दी गई है जो शफाफ तरीके से गैस की तकसीम का जायज़ा ले रही है। फ़िलहाल इनके लिए 20% गैस फराहम की जा रही है ताकि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और ब्लैक मार्केटिंग को रोका जा सके। हुकूमत ने यह महसूस किया कि असल मसला किल्लत नहीं बल्कि घबराहट में ज़्यादा बुकिंग है, इसलिए शहरी इलाकों में सब्सिडी वाले सिलेंडर के दरमियान कम अज़ कम 25 दिन और देही इलाकों में 45 दिन का वक्फा लाजमी करार दिया गया है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड DAC सिस्टम को 50% से बढ़ाकर 90% तक कर दिया गया है, जिसके तहत सारिफीन को मोबाइल कोड के जरिए गैस वसूली की तस्दीक करनी होती है। इससे गैर कानूनी इस्तेमाल तकरीबन ख़त्म हो गया है। डिजिटल बुकिंग जैसे IVRS, SMS, WhatsApp और मोबाइल ऐप्स को फ़रोग़ दिया गया है, जबकि इतवार को भी डिस्ट्रीब्यूटर्स खुले रखने का फैसला किया गया। इसके नतीजे में बुकिंग की तादाद कम होकर मामूल पर आ रही है। LPG पर दबाव कम करने के लिए हुकूमत ने पाइप्ड नेचुरल गैस PNG के इस्तेमाल को फ़रोग़ दिया है। PNG सारिफीन के लिए LPG कनेक्शन ख़त्म करना लाजमी करार दिया गया है, जबकि नए कनेक्शन भी महदूद कर दिए गए हैं। साथ ही मुतबादल ईंधन जैसे मिट्टी का तेल, बायोमास, RDF पैलेट्स और कोयले की आर्जी इस्तेमाल की इजाज़त दी गई है। इसके अलावा सनती सारिफीन के लिए फ्यूल ऑयल भी फराहम किया जा रहा है। हुकूमत के बरवक्त इक़दाम की वजह से 80,000 टन LPG की नई खपत जल्द ही हिंदुस्तान पहुँचेगी। इसके अलावा अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अलजायर और रूस जैसे ममालिक से भी मुआहदे किए जा रहे हैं। मुल्क भर में निगरानी का सख्त इंतज़ाम नाफिज है। रियासती हुकूमतों, ज़िला कमेटियों और ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के अफसरान मुसलसल जायज़ा ले रहे हैं। 22 रास्तों में कंट्रोल रूम्स कायम किए गए हैं और कहीं भी गैस खत्म होने की इत्तला नहीं मिली है। हुकूमत ने आवाम से अपील की है कि वह घबराहट में सिलेंडर बुक न करें
हुकूमत ने तयक़ुन दिया है कि हमेशा की तरह रोज़ाना 50 लाख से ज़ायद सिलेंडर फराहम किए जा रहे हैं और ऑनलाइन बुकिंग का तनासुब 87% तक पहुँच चुका है। हुकूमत के बरवक्त और मौसर इक़दामात का नतीजा है कि पूरे मुल्क में LPG सप्लाई चेन मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है और सूरत हाल पर मुसलसल नज़र रखी जा रही है और अवाम को मशवरा दिया गया है कि सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक ही गैस बुक करें और सरकारी ज़राए पर मुकम्मल एतमाद रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ TV।